ईरान से संघर्ष, दुनिया में तेल संकट और ताइवान पर तनाव के बीच आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग पहुंच गए। यह देखिए, भारतीय समय अनुसार करीब 5:30 बजे वो 8 साल बाद 3 दिन की यात्रा पर चीन पहुंचे। वो आज से लेकर 15 मई तक चीन में ही रहेंगे। इस दौरान उनके साथ अमेरिका से एक बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भी साथ में है। कहा जा रहा है कि ट्रंप दुनिया के 17 अमीर कारोबारियों को अपने साथ चीन लेके गए हैं। इनमें टेस्ला प्रमुख इलॉन मस्क हैं, जिनको चीन की कई कंपनियां चुनौती दे रही हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक समेत कई नामी हस्तियों के नाम हैं, जिनको हुआई चुनौती दे रही है। ट्रंप जब बीजिंग में उतरे तो वहां उनके स्वागत की जोरदार तैयारियां दिखी। उन्हें रेड कार्पेट वेलकम दिया गया। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, ध्यान से देखिए, इस बार ट्रंप को लेने वहां के वाइस प्रेसिडेंट थे, जो कि पिछली बार की अपेक्षा में एक बहुत बड़ा चेंज ओवर है, क्योंकि पिछली बार ट्रंप को एक सीनियर ऑफिसर लेने गए थे, इस बार वाइस प्रेसिडेंट है। फर्क है, यानी ज्यादा रिस्पेक्ट दी गई है ट्रंप को। विमान से उतरने के बाद ट्रंप के लिए स्वागत के लिए रास्ते में भी दोनों तरफ चीनी बच्चे दोनों देशों का झंडा लेकर सम्मान में नारे लगाते दिखे। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने खुद जिनपिंग नहीं आए, बल्कि चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग को भेज दिया गया। चीन ने इस बीच एक और काम किया जो थोड़ा हैरान करने वाला है। चूंकि ट्रंप के साथ उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी गए हुए हैं, तो चीन ने उनका नाम गेस्ट लिस्ट से बदल दिया। चीन ने मार्को रूबियो के नाम के आगे मार्को लूबियो लिख दिया। चीन ने ऐसा क्यों किया, यह भी सुनिए। असल में चीन ने 2020 में मार्को रूबियो पर प्रतिबंध लगाया था। रूबियो उस समय उइगर और हांगकांग के मुद्दे पर अक्सर चीन का सार्वजनिक मंचों से विरोध किया करते थे। लेकिन अब जबकि वो बतौर अमेरिका के विदेश मंत्री चीन गए हुए हैं, तब चीन का संदेश साफ है कि बीजिंग अमेरिका के साथ डिप्लोमेसी के लिए तैयार तो है, लेकिन रूबियो पर लगाया गया प्रतिबंध नहीं हटाएगा। रूबियो का नाम बदल देगा, उन पर बैन को बरकरार रखेगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि चीन ने यही काम ट्रंप के पिछले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो के साथ भी किया था। खैर, अब आपको कई सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। आपके मन में प्रश्न होगा कि वहां उनका पूरा कार्यक्रम क्या है, उनके चीन दौरे का मकसद क्या है, वो जब जिनपिंग से मिलेंगे तब क्या बात करेंगे, दोनों लीडर्स में किन जरूरी मुद्दों पर चर्चा होगी, क्या ईरान का मसला वाया बीजिंग सुलझेगा, या ट्रंप के चीन से लौटने के बाद महायुद्ध की नई चिंगारी भड़केगी। आइए समझने का प्रयास करते हैं। जिनपिंग ने ट्रंप के सम्मान में डिनर का आयोजन किया है। दोनों वर्ल्ड लीडर्स के बीच गुरुवार और शुक्रवार को द्विपक्षीय वार्ता होगी, यानी 2 दिन बायलैटरल्स, जिसमें ईरान, ताइवान, रेयर अर्थ मिनरल्स, ट्रेड, टैरिफ, सोयाबीन, कृषि उत्पाद, एआई, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और बोइंग विमान डील पर बातचीत संभव है। देखिए, ट्रंप चीन से ईरानी तेल की खरीद कम करने का दबाव बना सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ईरान का 90% ऑयल चीन ही खरीदता है। ट्रंप चाहते हैं कि चीन ईरान को झुकाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे और ईरान से कहे कि वो अमेरिका को अपने संवर्धित यूरेनियम सौंप दे, क्योंकि यही ट्रंप कह चुके हैं कि चाइना सैटेलाइट इमेजरी जो है युद्ध के दौरान दे रहा था ईरान को। खैर, वहीं होर्मुज़ खुलवाने और जहाजों को सुरक्षा देने के मुद्दे पर भी दोनों नेता बात कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज ही चीन के करीब 6 टैंकर्स होर्मुज़ से निकले हैं, लेकिन चीन पहले ही साफ कर चुका है कि ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा उसके लिए कहीं ज्यादा जरूरी है। ट्रंप ताइवान को $11 अरब के अमेरिकी हथियारों वाली डील पर जिनपिंग से बात करेंगे, या कर सकते हैं। चीन पहले ही साफ कर चुका है कि बीजिंग को यह नामंजूर है। दुर्लभ खनिज पदार्थों की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक वाहन, चिप, डिफेंस, हाईटेक इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है और अमेरिका को इसकी सख्त जरूरत है। सोयाबीन और कृषि उत्पादों को लेकर अमेरिका के किसानों को ट्रंप के चीन दौरे से बहुत उम्मीदें हैं। ट्रेड वॉर के दौरान चीन ने ब्राजील से सोयाबीन की खरीद बढ़ा दी थी, जिससे अमेरिका को काफी नुकसान हुआ था। और ट्रेड और टैरिफ की बात करें तो दोनों देशों के बीच ये वॉर अब भी जारी है, जिसका समाधान इस दौरे से निकलने की उम्मीद है। लेकिन सबसे ज्यादा तनाव ताइवान को लेकर है और ताइवान को के साथ ईरान को लेकर भी है। तो इस पर ट्रंप के बीजिंग दौरे से ठीक पहले दोनों तरफ से तीखी बयानबाजी हुई है। ट्रंप ने चीन जाने से पहले ईरान को वार्निंग दी है और कहा है कि हम या तो ईरान से डील करेंगे या फिर तेहरान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। दोनों ही स्थिति में जीत हमारी होगी। और यह भी तब जब वो अपना एयरक्राफ्ट बोर्ड करने जा रहे थे, उससे ठीक पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया।
इस पर ईरानी संसद के स्पीकर बाकिर कालीबाफ ने चेतावनी दी है कि ईरान किसी भी स्थिति के लिए तैयार है और अमेरिका को किसी भी दुस्साहस का करारा जवाब मिलेगा। वहीं ताइवान के मसले पर चीन ने अमेरिका को आंखें दिखा दी। चीन ने ताइवान को न सिर्फ अमेरिकी हथियार देने पर कड़ा विरोध जताया, बल्कि अमेरिका के उन आरोपों को भी खारिज किया जिसमें सैटेलाइट के जरिए ईरान को अमेरिकी ठिकानों की सटीक लोकेशन मिलने के दावे किए गए थे। सवाल यह है कि ट्रंप जब चीन से लौटेंगे तो क्या ईरान पर कठोर फैसला लेंगे, क्योंकि खबर है कि अमेरिकी सेना ईरान के विरुद्ध ऑपरेशन स्लेज हैमर शुरू कर सकती है। उधर ईरान ने डर्टी बम बनाने का इशारा कर दिया है जो खाड़ी में महायुद्ध को शुरू करवा सकता है। अब आपको बता दें कि अमेरिका का ऑपरेशन स्लेज हैमर क्या है। देखिए, स्लेज हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। बड़ी सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूं, लेकिन इसके डायनामिक्स क्या है समझते हैं। पेंटागन के हवाले से पश्चिमी मीडिया में रिपोर्ट छपी है कि अगर अमेरिका ईरान में सीजफायर टूटा तो अमेरिकी सेना पहले से चल रहे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम बदल सकती है। तेहरान पर नए नाम से ऑपरेशन स्लेज हैमर को शुरू कर सकती है। यह दावा पेंटागन के 2 शीर्ष अधिकारियों के हवाले से किया गया है, जिसमें ईरान के विरुद्ध बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू करने की बात हो रही है। और यह नाम इसलिए बदला जा सकता है क्योंकि पेंटागन को कांग्रेस की मंजूरी से बचने के लिए ऑपरेशन का नाम बदलना ही होगा। इससे ईरान पर अटैक को लेकर 60 दिन की लिमिट नए सिरे से शुरू होगी। जहां तक बात ऑपरेशन स्लेज हैमर की करें तो इसका कनेक्शन द्वितीय विश्व युद्ध से बताया जा रहा है। असल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वर्ष 1942 में जर्मनी ने पूरे फ्रांस पर कब्जा कर लिया था और इसमें कुछ प्रमुख बंदरगाह रणनीतिक रूप से अहम थे। ये पूर्वी मोर्चे पर थे, जिस वजह से जर्मनी के खिलाफ जंग में उतरी सोवियत संघ की सेना पर खासा दबाव बन चुका था। और इस दबाव को कम करने के लिए ही मित्र देशों ने मिलकर जर्मनी की सेना पर एक संभावित आक्रमण की योजना बनाई, जिसका प्रस्ताव अमेरिका ने दिया और नाम रखा था ऑपरेशन स्लेज हैमर। हालांकि यूके के कड़े विरोध के बाद यह ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन अब अमेरिका इसे ईरान के खिलाफ शुरू कर सकता है। हालांकि इसके बाद ईरान का डर्टी बम वाला विध्वंसक जवाब भी आ सकता है, क्योंकि ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि उसके पास काफी मात्रा में रेडियो एक्टिव वेस्ट और 60% तक उच्च संवर्धित यूरेनियम का पर्याप्त भंडार है, जिसका उपयोग वो डर्टी बम बनाने के लिए कर सकता है। डर्टी बम असल में एक पारंपरिक बम होता है जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलाए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य परमाणु विस्फोट करना नहीं होता, बल्कि ब्लास्ट के जरिए रेडियो एक्टिव डस्ट फैलाना होता है, ताकि बड़े इलाके में दहशत फैले और भारी आर्थिक नुकसान किया जा सके। कहा जा रहा है कि ईरान जवाब में डर्टी बम खाड़ी के दुश्मन देशों के विरुद्ध इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा ईरान की ओर से परमाणु बम वाली धमकी भी इस बीच सामने आई, जब ट्रंप चीन के दौरे पर हैं और इस धमकी से पश्चिमी एशिया की शांति और सुरक्षा खतरे में पड़ गई। बात यह कि ईरान ने अमेरिका को आखिरी वार्निंग देते हुए कहा कि अगर उस पर अब एक भी हमला हुआ तो वो यूरेनियम को सीधा 90% तक शुद्ध कर देगा। इसका सीधा मतलब होगा परमाणु बम बनाना, लेकिन 90% तक यूरेनियम की शुद्धता वो आंकड़ा है जिसे वेपन्स ग्रेड कहा जाता है। तो अब सवाल है कि क्या ईरान परमाणु बम बनाने से सिर्फ एक कदम दूर है? क्या इसीलिए ईरान ने अमेरिका के सामने 5 ऐसी शर्तें रखी हैं जो ट्रंप को कभी भी मंजूर नहीं होंगी? वैसे आपको बता दें कि ईरान में आज ही भूकंप के झटकों से दहशत देखी गई। तेहरान में रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई थी और कई जानकार इसे परमाणु बम वाली तैयारी से जोड़कर देख रहे हैं। बात करें ईरान की नई 5 शर्तों की, तो अल जजीरा के मुताबिक ईरान ने नंबर 1 कंडीशन यह रखी है कि सभी मोर्चों पर जंग खत्म होनी चाहिए। खासतौर पर लेबनान में तुरंत युद्ध रुकना चाहिए। अमेरिका ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटाएं। फ्रीज किए गए ईरानी फंड्स की तुरंत बहाली हो। ईरान को इस युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई की जाए और होर्मुज पर ईरान का संपूर्ण अधिकार अमेरिका को मानना होगा। ईरान ने शर्तें रखने के साथ ही आज ही अपनी मिसाइल ताकत भी अमेरिका को दिखाई और वॉर ड्रिल ग्राउंड फोर्सेस के साथ शुरू करके शक्ति प्रदर्शन भी किया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि ईरान में हजारों हमलों के बावजूद भी 70% मिसाइल भंडार बाकी है और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके लिए कोट किया है पेंटागन के सोर्सेस को। ईरान में 70% मोबाइल मिसाइल लॉन्चर मौजूद हैं। होर्मुज के नजदीकी 33 में से 30 मिसाइल लॉन्चर ऑपरेशनल हैं। होर्मुज में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की सप्लाई लाइन बहाल है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि ट्रंप के दावों से अधिक ईरानी सेना मजबूत है।
उधर IRGC ने खमेनी के नाम से 5 दिन की वॉर ड्रिल शुरू की है। एंटी हेलीकॉप्टर युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का बैनर लगाकर टारगेट तबाह करने की प्रैक्टिस की जा रही है, वो भी ड्रोन से। जल, जमीन, आसमान से भीषण जंग की तैयारी है। IRGC चीफ अहमद वाहिदी ने यह ताकत दिखाकर ईरान पर भविष्य में हमले न होने की फुल गारंटी मांगी है। उधर ट्रंप ईरान को मिटा देने की कस्में खा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद भी कमी है कि वाया बीजिंग शांति का कोई रास्ता निकलेगा। खाड़ी में बारूदी आग जरूर भड़क सकती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी भी सूरत हाल में चाइना अपनी बार्गेनिंग पोजीशन नहीं छोड़ेगा, क्योंकि चाहे वेनेजुएला हो या ईरान, अमेरिका ने दोनों तरफ हालात खराब करके सिर्फ चीन का ही नुकसान पहुंचाया है। और चीन के पास रेयर अर्थ मिनरल्स की चाबी है। फिक्र की अगली खबर, प्रधानमंत्री की उस अपील की जिसका असर अब सरकारी स्तर पर दिखने लगा है। सबसे बड़ी बात, खुद प्रधानमंत्री ने इसकी पहल भी की है। इस खबर को समझने से पहले 3 वीडियोस आपके सामने। पहला वीडियो प्रधानमंत्री मोदी के काफिले का, ध्यान से देखिए। सिर्फ 2 गाड़ियां हैं, सिर्फ 2 गाड़ियां, काफी चर्चा हो रही है इसकी। वीडियो नंबर 2, यह काफिला गृह मंत्री अमित शाह का है। इनके काफिले में आपको सिर्फ 4 गाड़ियां दिख रही होंगी, इसकी भी काफी चर्चा है। तीसरा वीडियो, यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला, यहां भी आपको सिर्फ 4 गाड़ियां नजर आ रही होंगी। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के बड़े काफिले अचानक छोटे क्यों हो गए। असल में यह कटौती अचानक नहीं हुई है, बल्कि इसके पीछे पीएम की वो अपील है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच 3 दिन पहले उन्होंने लोगों से पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करने, गोल्ड खरीदने पर 1 वर्ष का ब्रेक लगाने और विदेश यात्रा नहीं करने की अपील की थी। और अब खुद प्रधानमंत्री ने इसका उदाहरण पेश करते हुए अपने काफिले में कटौती कर दी है। पीएम की सुरक्षा को लेकर बनाए गए मानकों के हिसाब से तैयार ब्लू बुक के मुताबिक सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय में 14 से 17 गाड़ियां होती हैं। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से राज्यों की पुलिस और गाड़ियां उनके साथ काफिले में तैनात रहती हैं। इसी तरह से कभी कभी प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय में गाड़ियों की संख्या 30 से 40 तक हो जाती है। लेकिन ईंधन बचाने की अपील के बाद पीएम के काफिले में 50% गाड़ियां कम कर दी गई हैं। हाल ही में उनके गुजरात और असम के दौरे पर भी इसे लागू किया गया था। पीएम ने अपना काफिला छोटा करके बड़ा संदेश दिया। हालांकि ऐसा करते हुए पीएम की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया है। एसपीजी के प्रोटोकॉल के तहत जरूरी सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखते हुए वाहनों की संख्या में कमी की गई है। आज जब वो कैबिनेट बैठक के लिए अपने आवास से निकले तो काफिले में काफी कमी दिखी। कैबिनेट बैठक में भी आज उन्होंने कहा कि हमें अपने खर्चे नियंत्रित करके चलना है, इंपोर्टेड चीजों का इस्तेमाल कम से कम करें। प्रधानमंत्री अपनी अपील को लेकर कितने गंभीर है यह आपने देख लिया, लेकिन बिहार में उनकी अपील का कितना असर है, अब इस वीडियो को देखिए। यह बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का काफिला है। सीएम सम्राट के काफिले में 1-2 नहीं, गिनते रहिए, 21 गाड़ियां थी, वो भी सिर्फ 1 से 1.25 किलोमीटर की दूरी में। आप भी गाड़ियों को गिन सकते हैं। देखिए, हमने इतना बड़ा काउंटर लगा रखा है। पीएम कह रहे हैं ईंधन बचाओ, और यहां सम्राट ईंधन फूकने पर लगे हुए हैं। आपने अभी देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ चल रहे हैं। उनकी इस पहल की काफी चर्चा है, लेकिन बिहार में उनके मुख्यमंत्री 21 गाड़ियों के साथ चल रहे हैं। वो मुख्यमंत्री आवास से सचिवालय गए थे। यह दूरी सिर्फ 1 से 1.25 किलोमीटर की है। सिर्फ इतनी दूरी में 21 गाड़ियों के काफिले। वो काफिले में 7वें नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में बैठे हुए थे। चलिए, इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठे हुए थे, मतलब वो ईंधन बचा रहे थे। लेकिन सिर्फ 1 से 1.25 किलोमीटर में 20 गाड़ियों में ईंधन खपत हो रहा था। हालांकि आज ही उन्होंने वाहनों में कटौती का फैसला भी लिया है। वैसे केंद्र सरकार में कई मंत्रियों ने प्रधानमंत्री की ईंधन बचाओ अपील पर अमल किया है। सुरक्षा कॉन्वॉय में लगी गाड़ियों में कमी शुरू हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह Z+ सुरक्षा की कैटेगरी में आते हैं। उनके साथ 11 गाड़ियों का काफिला होता है, लेकिन तत्काल प्रभाव से उन्होंने 4 गाड़ियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह आज कैबिनेट की बैठक में सिर्फ 4 गाड़ियों के साथ पहुंचे। उन्होंने भी सुरक्षा कॉन्वॉय में गाड़ियों की संख्या घटा दी है, वो भी Z+ सुरक्षा कैटेगरी में है।
सामान्य तौर पर उनके कॉन्वॉय में 11 से 12 गाड़ियां होती हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अपने कॉन्वॉय में महज 4 गाड़ियां रखी हैं। जेपी नड्डा भी Z+ कैटेगरी में आते हैं। सामान्य तौर पर जेपी नड्डा के कॉन्वॉय में 10 से 11 गाड़ियां रहती हैं। सोचिए, केंद्रीय मंत्रियों के साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पीएम की अपील पर एक्शन मोड में दिख रहे हैं। कई राज्यों के सीएम ने अपने काफिले को छोटा कर दिया है, तो कुछ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन के इस्तेमाल पर फोकस कर रहे हैं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का काफिला पहले 10 से 12 गाड़ियों का होता था। उन्होंने इसे घटाकर 5 तक सीमित कर दिया है। आज उनके काफिले में सिर्फ 5 गाड़ियां ही दिखी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के काफिले में पहले 13 वाहन होते थे, अब 8 वाहन ही शामिल होंगे। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के काफिले में पहले 10 से 12 गाड़ियां रहती थीं, अब उनके काफिले में सिर्फ 5 गाड़ियां देखी जा रही हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के कॉन्वॉय में 11 से 12 गाड़ियां चलती थीं, अब ये सिर्फ 4 हो गई हैं। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे के काफिले में पहले 17 गाड़ियां थीं, अब ये 8 हो गई हैं। आज वो अपने थाने वाले घर से मुंबई के लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल से रवाना हुए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के काफिले में भी आज सिर्फ 4 गाड़ियां नजर आईं। आज ही सीएम फडणवीस के बैठक करके मंत्रियों के काफिले में 50% कटौती के निर्देश भी दे दिए हैं। कुल मिलाकर पीएम की अपील पर नेता थोड़े गंभीर तो दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करने के लिए कहा था। अब एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, उनका काफिला यहां से गुजर रहा है। देख सकते कि पहली ये पायलट कार यहां पर रवाना हो रही है। एकनाथ शिंदे की ये दूसरी गाड़ी पायलट यहां पर गुजर रही है। एकनाथ शिंदे की ये तीसरी गाड़ी जो ईवी है, ये ईवी में बैठे एकनाथ शिंदे वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। 3 गाड़ियां गुजर चुकी हैं। 8 गाड़ियों का काफिला आज एकनाथ शिंदे यहां पर इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल से मैं जा रहा हूँ और हमारे जो कॉन्वॉय में जितनी भी गाड़ियां, जो आवश्यक गाड़ी जितनी है, सुरक्षा विषय जितनी भी गाड़ी है, उसको रखकर बाकी गाड़ी भी जितने कम कर सकते हैं उतने कम करूंगा। पंकज जी, क्या ये रेगुलर रहेगा या फिर सांकेतिक तौर पे है? देखिए, ये बिल्कुल रेगुलर रहेगा। सांकेतिक तौर इसको नहीं कहेंगे, हम इसको रेगुलर भी रखेंगे। और हम चाहते हैं कि दिल्ली की जो मेरे प्रधानमंत्री जी ने भारत की जनता को अपील किया है, हम भी आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को अपील करते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे, सार्वजनिक यातायात का इस्तेमाल करेंगे और बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे और सरकारी गाड़ी का भी न्यूनतम इस्तेमाल किया जाए, ऐसा दिल्ली सरकार का निर्णय है। पीएम की अपील पर अन्य राज्यों में भी कदम उठाए जा रहे हैं। यूपी सरकार ने भी मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले में 50% कटौती के निर्देश दिए हैं। वर्क फ्रॉम होम के अलावा ऑनलाइन बैठकों के लिए कहा गया है। नेताओं से हफ्ते में 1 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने और गैर जरूरी विदेशी यात्राओं से बचने की अपील की गई है। बिहार सरकार ने भी मुख्यमंत्री का काफिला छोटा करने और अधिकारियों को अतिरिक्त वाहन इस्तेमाल न करने के निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और नो व्हीकल डे को बढ़ावा देने का फैसला हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फ्लीट में 50% कटौती का फैसला किया है। नए सरकारी वाहनों में 50% ईवी अनिवार्य करने की तैयारी है। जम्मू कश्मीर में फिलहाल मुख्यमंत्री के काफिले में कोई कटौती नहीं हुई है, लेकिन डीजीपी और आईजी सिक्योरिटी ने अपने काफिले में करीब 50% कमी की है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के काफिले में 3 से 4 गाड़ियां चलती थीं, जिसे अब घटाकर 2 तक सीमित कर दिया गया है। दिल्ली के कुछ मंत्री आज सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते दिखे। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने डीटीसी बस का इस्तेमाल किया, जबकि कपिल मिश्रा ने मेट्रो में सवारी की। इस मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है। विपक्षी नेता इसे ड्रामा बता रहे हैं। स्कूटर इस्तेमाल मत करो, मोटरसाइकिल इस्तेमाल मत करो, कार इस्तेमाल मत करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्क फ्रॉम होम कर लो, तेल बचाओ। रशिया हमें तेल दे रहा है, हमें गैस दे रहा है, कह रहे हैं हम तेल से नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? ट्रंप ने मना किया है। तो मोदी जी ट्रंप के सामने क्यों झुके हुए हैं? कोई उपाय अगर प्रधानमंत्री जी बताते हैं, अगर अपोजिशन उन उपायों को अमल में नहीं लाना चाहता तो कम से कम उसका मजाक न उड़ाए। आय में कोई बढ़ोतरी नहीं है, खर्च बेतहाशा बढ़ रहा है। आपको कहने की जरूरत नहीं थी प्रधानमंत्री जी,
लोग स्वयं मजबूरी में खाने में कटौती कर रहे हैं। देश सेवा देह सेवा। तो लगे हाथ एक काम करिए, तेल निरीक्षक दस्ता हर मोहल्ले में बना दीजिए, ताकि घरों में जाकर देखे कितना तेल खर्च हो रहा है। तुरंत मैं भी डीजीपी को बता दिया, डायरेक्टर सिक्योरिटी को बता देने के लिए जो मिनिमम चाहिए वो रख के, बाकी कातिला में ज्यादा गाड़ी रखने का कोई जरूरत नहीं। एक दिन की ड्रामेबाजी है सिर्फ रील बनाने के लिए, तो भी बहुत बढ़िया, चला लो। मगर अगर वाकई में ही आप मेट्रो से जाया करोगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करोगे, तो हर मंत्री ने, किसी ने 5 गाड़ी ले रखी है सरकार से, किसी ने 8 ले रखी हैं, वो गाड़ियां वापस कर दो आज, और वो जो सरेंडर गाड़ी करोगे उसकी रसीद जो है अपने अपने सोशल मीडिया पे डाल दो, तो मैं मान लूंगा कि तुम अब ये गाड़ियां इस्तेमाल नहीं करोगे। देखिए, पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री की किसी अपील का इतना बड़ा असर दिख रहा है। 2 अक्टूबर 2014 स्वच्छता के लिए जन आंदोलन की अगुवाई करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि वो साफ और स्वच्छ भारत के महात्मा गांधी के सपने को पूरा करें। उन्होंने खुद सफाई करते हुए इस अभियान की शुरुआत भी की थी। कोरोना काल में जनता कर्फ्यू और मास्क पहनने की उनकी अपील का देशव्यापी असर भी हुआ। वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने यह नारा बुलंद किया। इससे स्थानीय कारोबार, रोजगार और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलने की बात कही गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाजों यानी मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए उन्हें श्री अन्न का नाम दिया। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण और छोटे किसानों की आय बढ़ाना है। खैर, देखिए, हम एक ग्लोबल क्राइसिस के दौर में हैं और इसको लेकर आप बहुत सारी खबरें देख रहे हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रंप का चीन दौरा हो या फिर किस तरीके से यहां पर अपनी गाड़ियों का काफिला कम किया जा रहा हो, एनर्जी कंजर्वेशन। लेकिन अब जो खबर है जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल पर बचत के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने गोल्ड को लेकर भी जनता से एक अपील की थी। उन्होंने कहा था कि कम से कम 1 वर्ष तक सोना ना खरीदें। ऐसा करके भी आप देश के काम आ सकते हैं। और आज केंद्र सरकार ने सोना और चांदी के आयात पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है। सरकार ने सोना चांदी पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। सरकार ने यह फैसला क्यों लिया, समझना जरूरी है। देखिए, भारत बहुत ज्यादा सोना आयात करता है। इस पर देश का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत खर्च हो रहा है। पश्चिम एशिया में संकट से सोने की कीमतें बढ़ गई हैं। सोने की खरीदारी से आयात बिल भी बढ़ गया है। सरकार चाहती है विदेशी मुद्रा बचे, कम सोना बाहर से आए। अब समझ लेते हैं कि सरकार के इस फैसले का आप पर क्या असर पड़ेगा। सोना इंपोर्ट करने के लिए व्यापारी अब ज्यादा पैसे खर्च करेंगे। विदेशों से आने वाला सोना महंगा हो जाएगा। व्यापारी और कारोबारी अतिरिक्त बोझ जनता पर डालेंगे। इससे सोने चांदी के दाम और बढ़ जाएंगे। ग्राहकों के लिए सोना चांदी खरीदना महंगा होगा। सरकार का कहना है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार बचाना जरूरी है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड खरीदारों देशों में से एक है। अब सुनिए, गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही एक अच्छा कदम है। अब उस डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या कर सकती है? सरकार P1 ऑयल इंपोर्ट है उसको नहीं रोक सकती, लेकिन P2 गोल्ड इंपोर्ट है, P3 चांदी इंपोर्ट है। सरकार ने ड्यूटी बढ़ा दी। अब क्या हुआ? आज 4,000 रुपये सोना बढ़ गया, करीब करीब 20,000 रुपये चांदी बढ़ गई। तो इससे डिमांड थोड़ी कंट्रोल होगी। डिमांड कंट्रोल होगी, इंपोर्ट कम होगा। इंपोर्ट कम होगा, डॉलर बचेंगे। सोना जो कि हम ऑलमोस्ट 700 से 800 टन प्रति ईयर इंपोर्ट कर रहे थे, उसमें तो कहीं ना कहीं हम जो है थोड़ी सी लगाम लगा लें। इस सब के बीच में WGC
यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में रोजाना औसतन लगभग 2200 किलो सोना खरीदा जाता है। हर रोज 2000 से 2200 करोड़ रुपए सोने की खरीदारी होती है। भारत में हर वर्ष लगभग 800 से 900 टन सोने की खपत होती है। सोने का लगभग 75% हिस्सा ज्वेलरी के रूप में बिकता है, बाकी हिस्सा सोने के सिक्कों, बिस्किट में निवेश किया जाता है। सबसे ज्यादा सोने की मांग केरल और तमिलनाडु में होती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में सोने की खरीद में भी भारी उछाल आया है। वर्ष 2024-25 में भारत ने 58 बिलियन डॉलर सोने का इंपोर्ट किया, जो कि वर्ष 2025-26 में बढ़कर 71.98 बिलियन डॉलर हो गया। ये 24% की उछाल थी। इससे पहले वर्ष 2022-23 में भारत ने करीब 35 बिलियन डॉलर सोने का इंपोर्ट किया, जो कि वर्ष 2023-24 में बढ़कर 45.54 बिलियन डॉलर हो गया, यानी 30% का उछाल। जब इंपोर्ट ड्यूटी कम थी तो लोगों ने जमकर सोना खरीदा। अब वो देश देखिए जहां से भारत ने सबसे ज्यादा सोना इंपोर्ट किया है। स्विट्जरलैंड लगभग 40%, यूएई 16%, दक्षिण अफ्रीका लगभग 10%, पेरू लगभग 8%। पिछले कुछ महीनों में पश्चिम एशिया में हालात बिगड़ने की वजह से सोना महंगा हो गया है, लेकिन खरीदारी पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। इससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया है। अब से 3 महीने पहले फरवरी 2026 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 728 यानी 728 बिलियन डॉलर था, जो अपने आप में रिकॉर्ड हाई था। लेकिन अभी विदेशी मुद्रा भंडार कम होकर 690.69 बिलियन डॉलर रह गया है। इसलिए सरकार को मजबूरन सोना चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी पड़ी है। वैसे पीएम मोदी की गोल्ड कम खरीदने की अपील का असर मुंबई के बाजारों पर भी पड़ने लगा है। सूत्रों के अनुसार मुंबई के जवेरी बाजार में अमूमन हर रोज 1400 करोड़ तक के गोल्ड का व्यापार होता था, जो कि पीएम मोदी की अपील के बाद लगभग आधा रह गया है। लगभग मैं तो मानता हूं कि जो रोज की उनका टर्नओवर था, उस टर्नओवर के अंदर वो लगभग 70 to 80% कम हो गया था। 20-30% उनके पास में बिजनेस बचा था। अब ये होने के बाद में आज सुबह ही अभी देखो तो लोगों में दहशत ज़्यादा बनी हुई है। तेल जो ज़्यादा नेसेसिटी है, तेल के अंदर ये भी 70 की जगह $170 पर बैरल था, वो अभी 110-120 हो गया है। तो उसका जो ऑफसेट करने के लिए गोल्ड को एक ज़रूर निशाना बनाया गया है कि भाई गोल्ड को आप कम खरीदो, तेल खरीदना ज़रूरी है। तो उन्होंने मोदी जी ने एक काम अपने हिसाब से देश को चलाने के लिए, अपनी फॉरेन मुद्रा को बचाने के लिए किया है, वो देश के हित में किया है। लोअर क्लास तो ऑलमोस्ट अभी तो 1 ग्राम गोल्ड के ऊपर आ गई है, लेकिन अभी जिस ढंग से रेट बढ़ते जा रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि सोने का बिजनेस जो है वो बहुत इसके अंदर नुकसान में आएगा। इसमें अभी मार्केट में ऑलरेडी सेल्स जो है लगभग 40 से 50% का सेल है ज्वेलरी मार्केट के अंदर। इसके बाद में अभी आगे सेल्स का क्या होगा, इंडस्ट्री का क्या होगा, वो देखने वाली बात है, क्योंकि ऑलरेडी सेल कम है और भाव बढ़ने के कारण, इतने भाव बढ़ जाने के बाद में अभी सेल्स के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा। इंटर्न मतलब उसके साथ में जो पूरी जो डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज है, दूसरी जो इंडस्ट्रीज है, जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज है, बैंकिंग है, जो कारीगर है, लगभग 1 करोड़ के आसपास जो कारीगर है हमारे, उनकी जो रोजी रोटी है उसके ऊपर सीधा असर इसका आएगा। और अब अगली खबर, जो आज पूरे दिन न्यूज चैनलों की ब्रेकिंग से लेकर सोशल मीडिया तक ट्रेंड करती रही। ये खबर है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की मौत की। लोगों के मन में सवाल है कि सिर्फ 38 साल के प्रतीक यादव के साथ ऐसा क्या हुआ कि अचानक उनकी मृत्यु हो गई। जवाब अब प्रतीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। इस रिपोर्ट में प्रतीक यादव की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है, और ये कार्डियक अरेस्ट उन्हें पल्मोनरी एम्बोलिज्म नाम की बीमारी के कारण हुआ, जो फेफड़ों से जुड़ी है। इसके कारण उनके फेफड़ों की रक्त वाहिकाओं में खून का बड़ा थक्का जम गया और ब्लड सर्कुलेशन रुक गया। यही कार्डियक अरेस्ट की वजह बना। साथ ही धमनियों और फेफड़ों में इन्फेक्शन होने की बात भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। डॉक्टरों ने आगे की जांच के लिए विसरा को सुरक्षित रख लिया। प्रतीक यादव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर कुल 6 चोटें पाई गईं। रिपोर्ट के अनुसार ये सभी चोटें एंटेमोर्टेम थीं, यानी मृत्यु से पहले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पहली चोट छाती के सामने दाहिने
तरफ नीचे की ओर लगी हुई थी। दूसरी चोट दाहिने हाथ के पीछे और बगल के नीचे लगी हुई थी। तीसरी चोट दाहिने हाथ की बाह पर कोहनी से कलाई तक फैली है। चौथी चोट दाहिने हाथ की कलाई के नजदीक लगी हुई है। पांचवी चोट दाहिनी कोहनी के पीछे लगी हुई है, जबकि छठी चोट बाईं कलाई पर लगी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार पहली, दूसरी और तीसरी चोट 5 से 7 दिन पुरानी बताई जा रही है, जबकि चौथी, पांचवी और छठी चोट लगभग 1 दिन पुरानी बताई जा रही है। आपको बता दें कि प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के छोटे भाई थे। प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी की नेता हैं। फिलहाल वो यूपी राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। जिस वक्त प्रतीक यादव की मौत हुई उस वक्त अपर्णा लखनऊ में नहीं थी, लेकिन खबर सुनते ही वो लखनऊ लौटी और सीधे अपने घर पहुंची। अब आपको बताते हैं कि आखिर प्रतीक यादव के साथ आखिरी पलों में क्या हुआ, इसकी पूरी टाइमलाइन आ गई है। कल रात 11 से 12 बजे के बीच प्रतीक यादव की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया। हालांकि वहां पर हालत में सुधार होने के बाद प्रतीक यादव घर लौट आए, लेकिन सुबह वो बेहोशी की हालत में घर में जमीन पर गिरे मिले। इसके बाद अपर्णा के भाई, प्रतीक के दोस्त और ड्राइवर ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। सुबह 5:55 पर प्रतीक को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी जांच की और प्रतीक यादव को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। वो सीधे डॉक्टर्स के चेंबर्स में गए और उनसे बात भी की। मृत अवस्था में 5:55 पे सवेरे ले आए गए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को लेके उसका पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लगभग सुबह 6:45 के आसपास लखनऊ से फोन पहुंचा कि इस तरह से प्रतीक नहीं रहे। स्वास्थ्य की सूचना पहले थी, लेकिन ये नहीं उम्मीद थी कि इस तरह की घटना हो जाएगी, क्योंकि वो मेदांता में एडमिट भी हुए थे, फिर डॉक्टरों से रहमतुल्लाह लेके डिस्चार्ज भी हुए, घर भी आए। ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप तो उनके साथ जिम में शुरू से थे, कितने फिट थे, फाइन थे, सब लोग इस बात को लेकर हैरान हैं। बहुत फिट थे, बस बीच में मम्मी और सारी, अब घर में सबके घर में टेंशन होती हैं, तो उससे रिलेटेड जब उनको टेंशन होगी तो फिर वो डिप्रेशन में थे। अब जो भी थे, हम लोग तो मिलते थे तो भी अच्छे से मिलते थे। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा, आज हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक अच्छा नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। वैसे इस मामले में एक बड़ी जानकारी भी सामने आई है। परिवार के सदस्यों के अनुसार प्रतीक यादव पिछले 3 वर्षों से डिप्रेशन की समस्या से भी जूझ रहे थे और उनका डिप्रेशन का इलाज भी चल रहा था। वैसे डिप्रेशन किस वजह से था, इसे लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें कुछ पारिवारिक समस्याओं के साथ बिजनेस में घाटे वाली कहानी है। खुद अखिलेश यादव ने भी अपने एक बयान में प्रतीक को बिजनेस में घाटे का जिक्र किया है। कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है, उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। प्रतीक यादव खुद बॉडी बिल्डर भी थे और जिम का बिजनेस भी करते थे, लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि वो लंबे वक्त से बीमार थे और उनका इलाज चल रहा था। इससे पहले 30 अप्रैल को प्रतीक यादव गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट भी हुए थे, जहां 3 दिन के इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ और वो घर लौट आए। इससे पहले भी प्रतीक कई बार 24-24 घंटे के लिए लखनऊ के मेदांता अस्पताल में एडमिट हुए थे। डॉक्टर्स के अनुसार प्रतीक यादव को फेफड़ों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी थी, जिसका नाम पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। इसका जिक्र प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी किया गया है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म नाम की इस बीमारी में खून का थक्का फेफड़ों की नसों में जम जाता है, जिसके बाद ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और इस तरह ये बीमारी जानलेवा बन जाती है।
डॉक्टर्स ने यह भी बताया कि प्रतीक को हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की भी समस्या थी। इसके अलावा किडनी से जुड़ी बीमारी भी थी, जिसका करीब 2 वर्षों से इलाज चल रहा था। वो हमारे पुराने पेशेंट थे। मैं उनको पहले से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डीवीटी के लिए देखती थी। अभी कुछ दिन पहले उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था, जिसमें उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। इसमें ब्लड का क्लॉट जो है धमनियों में जाके जमा हो जाता है लंग्स की, उसकी वजह से उनके हार्ट पे असर आया था। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे सांस फूलने की संबंधी प्रॉब्लम से आए थे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म उनका डायग्नोसिस हुआ। ये जो कंडीशन होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, अपने आप में ही ऐसी होती है जिसमें खतरा रहता है। तो सर ऑलरेडी ब्लड थिनर पे थे और उनको पता था कि उनको ये प्रॉब्लम है और बीपी की दवाइयाँ रेगुलर लेते थे। बहुत ही अच्छे पेशेंट थे और समय समय पे मेडिसिन भी करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ अब इसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन डिफिकल्ट था उस समय ये बात समझ पाना। वैसे तो प्रतीक यादव का रिश्ता एक बेहद प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से रहा, लेकिन वो हमेशा सियासत से दूर रहे। उनकी मृत्यु के बाद उनके कुछ पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। उन्हीं में से एक वीडियो अखिलेश यादव के साथ उनकी कथित आखिरी मुलाकात का बताया जा रहा है। यह वीडियो जनवरी 2026 का बताया जा रहा है। सैफई में आयोजित एक पारिवारिक समारोह के दौरान प्रतीक यादव अखिलेश यादव के पैर छूते नजर आए थे। इस दौरान अपर्णा यादव भी अखिलेश यादव के पैर छूते नजर आई थी। प्रतीक यादव सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते थे। वो अक्सर फिटनेस, एडवेंचर और लग्जरी लाइफस्टाइल से जुड़े पोस्ट साझा किया करते थे। उनका आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट करीब 5 सप्ताह पहले 3 अप्रैल को सामने आया था। इस पोस्ट में वो एक विमान उड़ाते दिखाई दिए थे। वीडियो साझा करते हुए उन्होंने लिखा था, द इंजन रोड, द स्काई ओपनड अप एंड आई टुक कंट्रोल। अब उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उसे उनकी आखिरी याद के रूप में शेयर कर रहे हैं। मुझे बहुत खेद है, बहुत दुख है कि ऐसे नौजवान साथी हम के बीच से चले गए। उसके लिए उनके परिवार को मैं सांत्वना देता हूँ। दुखद है, कोई भी इतनी कम आयु में अगर कोई ऐसी घटना होती है तो दुखदायी होती है। हमारी पूरी संवेदना है। और अब फिक्र उन 23 लाख बच्चों की जिनका भविष्य नीट यूजी का पेपर लीक होने से दांव पर लग गया है। परीक्षा रद्द होने के बाद इस मामले में पिछले 24 घंटे से सीबीआई का काफी एक्शन हो रहा है। गिरफ्तारी हो रही है, जिनमें गुरुग्राम का एक डॉक्टर भी शामिल है। सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची, हम ये भी डिकोड करेंगे। लेकिन पहले आपको विरोध प्रदर्शन की वो तस्वीरें दिखाते हैं जो आज भी जारी रही। सरकार और सिस्टम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब तो सत्ताधारी दल बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी का धैर्य भी जवाब दे रहा है। दिल्ली में एनटीए दफ्तर के बाहर एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने नारेबाजी की। पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ता आज भी सड़कों पर उतरे, हाथों में काले झंडे और बैनर के साथ प्रदर्शन किया। इस मुद्दे पर राजनीति भी खूब जमकर हो रही है। 19 तीन मूर्ति मार्ग पर आप देख सकते हैं एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। अपने हाथ में काले झंडे लेकर आए हैं। किसान साल भर मेहनत करता है और कुछ शिक्षा माफियाओं के कारण क्वेश्चन लीक हो जाता है। एनटीए प्रशासन भ्रष्ट है। आज के समय में नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बन चुकी है एनटीए। आप देखिए, चाहे वो सीईटी यूजी का एग्जाम हो, चाहे सीईटी के पीजी का एग्जाम हो, चाहे जेई का एग्जाम हो, हर जगह एनटीए सिर्फ बच्चों के सपनों के साथ खेल रही है। अगर एक के बाद एक 10 साल नीट के पेपर लीक हो रहे हैं तो पैसा सबसे टॉप पे पहुंच रहा है, सबसे टॉप पे। सीबीआई ने कुछ लोगों को पकड़ा भी है और मैं अपेक्षा करता हूं कि सीबीआई तुरंत जो लोग दोषी हैं उनको पकड़कर उनको उपयुक्त सजा दिलाएगी। एक तरफ धरना प्रदर्शन हो रहे हैं तो दूसरी तरफ सीबीआई की टीम एक्शन मोड में है। सीबीआई ने अब तक 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जयपुर से 3 अभियुक्त, जबकि महाराष्ट्र से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं गुरुग्राम से यश नाम के अभियुक्त को पकड़ा गया है, जो एमबीबीएस का छात्र है। देश भर में कई ठिकानों पर सीबीआई की रेड जारी है। इस दौरान कई संदिग्धों से पूछताछ भी हो गई है। 6ठे अभियुक्त धनंजय लोखंडे की गिरफ्तारी अब से कुछ देर पहले हुई है। 8 घंटे तक चली लंबी पूछताछ के बाद महाराष्ट्र के अहिल्या नगर से उसकी गिरफ्तारी हुई है और कोर्ट में पेश किया गया। इसके अलावा पुणे से मनीषा
वाघमारे नाम की महिला को हिरासत में लिया गया है। पुलिस पूछताछ में उसने बताया है कि वो पहले ब्यूटी पार्लर चलाती थी। जांच में सामने आया कि पिछले 3 वर्षों से वो एक अभियुक्त के संपर्क में थी और दाखिले को लेकर पैसों का लेन देन भी दोनों के बीच हुआ था। काल नीट पेपर फुटी प्रकरणामध्ये काही माहिती आम्हाला कम्युनिकेट झाली होती। त्या अनुषंगाने तपास करत असताना या महिलेबाबतची माहिती पुढे आली। यामध्ये ज्या आरोपीची काल माहिती आली होती त्याच्या संपर्कात ही महिला असल्याचे पुढे आलं होतं आणि मग त्याच्यात वर्कआउट करण्यात आलं आणि पुढे तपास करून पुढे तिची विचारपूस देखील करण्यात आली। विचारपूस करताना काही संशयास्पद बाबी मिळाल्या आणि मग पुढे सखोल तपासासाठी सीबीआयकडे त्यांना ताब्यात देण्यात आलेलं आहे। अब तक की पूछताछ में जो जानकारी आई है अब वो आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक शुभम ने माना है कि उसके पास नीट यूजी का लीक पेपर था। वो पहले अहिल्यानगर से पेपर की कॉपी लेकर आया था, बाद में लीक पेपर को पुणे ले जाया गया। इसके बाद पेपर को पुणे से नासिक पहुंचाया गया। परीक्षा से 3 दिन पहले पेपर नासिक पहुंचाया गया। नासिक में उसने गुरुग्राम के रहने वाले यश को पेपर दिया। यश MBBS का छात्र है। यह भी बताया जा रहा है कि शुभम का संपर्क यूपी के बड़े नेटवर्क से था। इस केस में राजस्थान के मांगीलाल और दिनेश नाम के 2 भाइयों का भी हाथ बताया जा रहा है। दिनेश बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि दिनेश ने पैसे लेकर गुरुग्राम के MBBS छात्र यश से गेस्ट पेपर लिया। फिर दिनेश ने यह पेपर अपने बेटे को दिया जो सीकर में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है। इसके बाद यही पेपर कई अन्य छात्रों और अभिभावकों तक पहुंचाया गया। नीट यूजी पेपर लीक मामले में अभियुक्त मांगीलाल और दिनेश के घर पर TV9 की टीम पहुंची तो क्या हुआ और उनके परिवार वालों ने आरोपों पर क्या कहा, जरूर देखें। राजधानी जयपुर का जम्वा रामगढ़ इलाका है। दिनेश और मांगीलाल जो कि नीट परीक्षा के मुख्य आरोपी राजधानी जयपुर से बताए जा रहे हैं, जिन्होंने 30 लाख रुपए के अंदर जो है पेपर खरीदा था और उसके बाद में सर्कुलेट किया था। ये उनका मकान है, आप देख सकते हैं। ये जो मकान है जम्वा रामगढ़ इलाके के अंदर ये पूरा मकान है उनका और यहाँ इस वक्त जो है केवल महिलाएं मौजूद हैं। जब SOG की टीम ने यहाँ दबिश दी थी तो उसके बाद यहाँ पर जो है तमाम जो 4 जो इनके बच्चे थे वो भी यहाँ से फरार हुए।